Hello friends, welcome to Arvindu classes. Today we are going to discuss the current affairs of 7th of December 2022 and आज हम सबसे पहले देखेंगे महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। इनके डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो हम देख लेते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बातें। मैंने इनके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखा है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से इस वीडियो को भी देख सकते हैं। सारे आपके जो भी फैक्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड वो वहां से आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भीमराव अम्बेडकर जी यह एक ज्यूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे और साथ ही सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन्हें हम आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और इनकी जो स्कूलिंग थी बहुत शानदार जगह से हुई थी, जैसे एल्फिंस्टन हाई स्कूल, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कोलंबिया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये काफ़ी पढ़ाकू टाइप के इंसान थे। इन्होंने बॉम्बे स्टेट स्कॉलरशिप भी रिसीव किया था, ठीक है। एंड ये जो थे जॉन डेवे से काफ़ी प्रभावित थे और जॉन डेवी की जो ये काम था डेमोक्रेसी के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रिपरेशन के पहले साउथ बोरो कमिटी के सामने प्रस्तुत होने को बुलाया गया था। वहाँ इन्होंने अपनी मांग रखी थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए फॉर द अनटचेबल्स। आगे हम देखते हैं इनके बारे में। इन्होंने एक वीकली भी पब्लिश करना शुरू किया था, मुकनायक। एंड इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी ऑर्गेनाइज की थी फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ दलित। इनके कुछ पीरियोडिकल्स थे, बहिष्कृत भारत, समता, जनता एंड प्रबुद्ध भारत। इनको साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए भी अपॉइंट किया गया था। इन्होंने महार सत्याग्रह को लीड किया था फॉर द राइट्स ऑफ दलित। दलितों के साथ काफ़ी ज़्यादा उस समय अन्याय हो रहा था। अनटचेबल्स को बहुत ही ज़्यादा समाज में हे दृष्टि से देखा जाता था, जिसको लेके महात्मा गांधी भी चिंतित थे, साथ ही ये भीमराव अम्बेडकर भी चिंतित थे। लेकिन दोनों के जो काम करने के तरीके थे उनमें अंतर था। महात्मा गांधी हमेशा से ये मानते रहे थे कि अनटचेबल्स जो हैं वो हिंदू सोसाइटी के ही पार्ट हैं और उनका जो भी प्रॉब्लम है उनको हम हिंदू समाज में रह के ही उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन भीमराव अम्बेडकर इसको एक अलग तरीके से देखते थे, वो एक अलग नज़रिया था उनका। वो अनटचेबल्स को हिंदू से अलग समझ रहे थे। इनका कहना था कि आप जो है इनके लिए एक अलग से रिजर्वेशन दीजिए, तभी जो इनके साथ अन्याय हो रहा है उसे दूर किया जा सकता है। 1927 में हम देखते हैं कि ये ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं मनुस्मृति को क्रिटिसाइज करते हैं। इवन जो उसकी कॉपीज थी उसको ये बर्न भी करते हैं, ठीक है। 1930 में ये कलाराम टेम्पल सत्याग्रह नासिक में लॉन्च करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे उसमें अनटचेबल्स को टेम्पल एंट्री पर भी रोक लगी हुई थी। 1932 में हम देखते हैं कि फेमस पूना पैक्ट साइन किया गया था बिटवीन भीमराव अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे उस समय मदन मोहन मालवीय। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके दोनों की बातचीत हो रही थी, दोनों में एक कॉन्सेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी कि डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए या नहीं दिया जाए। 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड, मैंने जिसका जिक्र वीडियो में किया है। आप प्लीज उस वीडियो को देखें, नीचे लिंक में दिया गया है। द नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग 51st मैत्री दिवस। ये सेलिब्रेट किया गया ढाका बांग्लादेश में, क्योंकि आप देखेंगे कि 6 दिसंबर 1971 को ही बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे उभरकर सामने आता है। एंड हमने बांग्लादेश को रिकॉग्निशन दिया था, रिकॉग्नाइज किया था कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। 1971 में दिया गया हमारा रिकॉग्निशन जो था उसका यह 51st ईयर है और इसलिए हम लोग मैत्री दिवस सेलिब्रेट करते हैं। वर्तमान में हम देखें तो ये अभी इंडिया का ही सिर्फ युग चल रहा है।
अभी देखें हम तो 2022 के दिसंबर महीने में हम 2 ग्रुप्स के जो है अभी प्रेसिडेंसी हासिल कर चुके हैं। लाइक G20 के भी प्रेसिडेंसी हमें मिल गई है। साथ ही UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की दिसंबर महीने की प्रेसिडेंसी जो है इंडिया के पास है। और 2023 में हम देखेंगे कि SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रेसिडेंसी हमारे पास होगी। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर। Reserve Bank of India has raised the repo rate by a smaller 35 bps। मतलब अभी आप देखेंगे तो पहले जो रेट था वह 5.9% था, जो अब बढ़ के 6.25% हो गया है। और इसका कारण उन्होंने बताया है कि वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। इन्होंने बताया है कि आगे और भी बदतर स्थिति आने वाली है इन्फ्लेशन की, और इसलिए हम जो है यह तैयारी कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि यह जो फैसला लिया गया है 5:1 से फैसला लिया गया है। 5:1 का मतलब 5 ने यस बोला और 1 ने बोला था नो। और टोटल जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो यह तय करती है कि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए रेपो रेट क्या होना चाहिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 6 होते हैं। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। एंड मैंने जैसे बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसीजन लिया था, और इस कमेटी के हेड भी होते हैं RBI गवर्नर, 6 मेंबर। और इस कमेटी को सेटअप किया गया था थ्रू अ गजट नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रेपो रेट होता क्या है? तो रेपो रेट वह रेट है जिस रेट पे RBI लोन देता है टू द कॉमर्शियल बैंक्स। एंड रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, पॉलिसी रेट। एंड क्योंकि इसी से जो RBI है वो तय करती है कि हमारे देश में कितना % पे बैंकों में लोन मिल रहा होगा, लोन सस्ते होंगे या महंगे होंगे। यदि बाजार में ज़्यादा मनी सर्कुलेशन हो गया है तो उसे सख्त करने के लिए, या फिर मनी सर्कुलेशन घट गया है तो उसे बढ़ाने के लिए इसी रेट का इस्तेमाल किया जाता है एज ए टूल बाय द RBI। रेपो जो है यह एक शॉर्ट फॉर्म है। आप देखेंगे तो रीपर्चेज एग्रीमेंट या फिर रीपर्चेजिंग ऑप्शन का। तो यहाँ रीपर्चेज किस चीज़ का किया जाता है इसे हम समझ लेते हैं। जैसे RBI जो है जब लोन दे रही होती है किसी बैंक को, तो बैंक अपना जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कह सकते हैं आप, क्वालिफाइंग सिक्योरिटी, सारे सिक्योरिटीज़ को आप बैंक जो है RBI को बेच नहीं सकती या उनके पास रख नहीं सकती। कुछ सिलेक्टेड सिक्योरिटी होते हैं जिनको हम क्वालिफाइड सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, वह बैंक RBI को देती है और उसके एवज में RBI बैंक को लोन देती है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू नेशनल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। हर साल यह दिसंबर 7 को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसका जो मकसद होता है कि आर्म्ड फोर्सेस के जो स्टाफ हैं उनके वेलफेयर के लिए डोनेशंस को रेज करना। द नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर। अभी हमारे देश की एक कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि अदानी ग्रुप का एक पार्ट है। यह दुनिया की अब सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन गई है। इन्होंने हाल ही में जैसलमेर में 450 मेगावाट का एक हाइब्रिड प्लांट लगाया था, और उसके बाद ही इनको यह तमगा दिया गया है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। यह रिपोर्ट लाती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। आप हमें बताएं कि और कौन सा रिपोर्ट जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट लाती है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द सर्विलेंस सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेज। टोटल इंडिया में 20 लोकेशंस होने हैं जहां से सर्विलेंस किया जाएगा कम्युनिकेबल डिजीज का। उनमें से एक लोकेशन पटना में होने वाला है। सर्विलेंस सेंटर जो होंगे ये प्रपोज्ड है बाय द सेंटर। यहाँ पे रिसर्च और फोरकास्ट किया जाएगा, जो भी एपिडेमिक हो सकते हैं भविष्य में उनका फोरकास्ट किया जाएगा। लाइक डेंगू का, चिकनगुनिया का, इवन स्क्रब टाइफस, जीका वायरस, अभी हाल में कोविड था। तो इस तरह के कोई भी यदि कम्युनिकेबल डिजीज है जो लगे इन्हें कि आगे जाके एक एपिडेमिक पैंडेमिक का रूप ले सकता है, तो उनके लिए सर्विलेंस सेंटर बनाने वाले हैं। सेंटर इसके लिए जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने वाला है फॉर 5 years। एंड इसके बाद इन 5 सालों के बाद सेंटर अपना सपोर्ट देना बंद कर देगी, एंड दिस सेंटर विल कंटिन्यू अंडर द स्टेट सपोर्ट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल सी टुमारो। थैंक यू।